नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। गोवा मुक्ति दिवस के बारे में दिया है। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? गोवा किसके कब्जे में था? ये गोवा का मैप है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा। गोवा कब्जे में था पुर्तगालियों को। तो 19 दिसंबर 1961 में 19 दिसंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय के माध्यम से जो गोवा है उसको पुर्तगालियों से मुक्त कराया। तो आइए इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखना शुरू करते हैं। 30 मई 1987 को भारत का ये 25वां राज्य बन गया। स्वतंत्रता तो इसे 1961 में मिली और फिर उसके बाद भारत की आज़ादी तो 1947 में हुई, लेकिन गोवा को मुक्ति कराया गया पुर्तगालियों से 1961 में। तो 30 मई 1987 को ये भारत का 25वां राज्य बन गया। भारत का 25वां राज्य बन गया। गोवा 1510 से, ध्यान रखिएगा, 1510 ईस्वी से पुर्तगालियों का उपनिवेश बना हुआ था। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा और दमन और दीप, तीन चीज ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो कैसे कैसे इसको मुक्त कराया गया, कैसे कैसे इस पर शासन पुर्तगालियों का था, थोड़ा इसके डिटेल से जानना शुरू करते हैं। 1510 ईस्वी में एडमिरल अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसके द्वारा बीजापुर के सुल्तान को हराया गया। जैसे ही बीजापुर का सुल्तान हारता है तो गोवा पर उसका कब्जा हो जाता है पुर्तगालियों का। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। वहीं 1928 में ट्रिस्टाडो डी ब्रांकांका कुन्हा ने गोवा पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, फिर जो गोवा राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण क्षण भी था। 1946 में राम मनोहर लोहिया ने नागरिक स्वतंत्रता और भारत के साथ एकीकरण का आह्वान करते हुए गोवा में एक ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व किया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा। फिर वहीं 1949 में भारत और पुर्तगाल के बीच में एक औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। 1949 में, ध्यान रखिएगा। फिर वहीं 1950 आते आते पुर्तगाल द्वारा गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के परिक्षेत्रों को सौंपने से इनकार कर दिया। मतलब कि पुर्तगाल कहा कि मैंने गोवा, दमन और दीव तीनों क्षेत्र को भारत को नहीं सौंपूंगा, इनकार कर दिया। फिर 1951 में पुर्तगाल ने अपना संविधान बदल दिया और गोवा को एक विदेशी प्रांत के रूप में क्लेम कर दिया। संभावित रूप से नाटो का सदस्यता से जुड़ा भी था पुर्तगाल। फिर 1961 आते आते दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को भारत में एकीकरण कर दिया गया। फिर 1961 में 19 दिसंबर में दमन और दीव, गोवा पर कब्जा करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया गया। फिर 1961 गोवा की मुक्ति से पुर्तगाली विदेशी प्रांत शासन के जो 451 वर्ष, यानी 451 वर्ष तक पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया, उससे गोवा को मुक्ति मिल गई। फिर हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, गोवा को सुरक्षित करने में इतना देरी का कारण क्यों है? क्योंकि भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में ही। भारत को आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू, उस समय पहले प्रधानमंत्री भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सैन्य संघर्ष में शामिल होने से झिझक भी रहे थे। उन्होंने कूटनीतिक पर ध्यान केंद्रित किया और 1955 में तनाव बढ़ गया जब पुर्तगाली सेना ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाना शुरू कर दी। उसमें 25 जो सत्याग्रही हैं वो मारे गए थे। कुल मिलाकर सत्याग्रह और सैन्य कार्यवाही की वकालत करने वाले समूहों के बीच मतभेदों ने गोवा की मुक्ति में देरी का योगदान दिया। तो यही सब रीजन था। आइए थोड़ा गोवा के बारे में एक बार फोकस कर लेते हैं। गोवा भारत का दक्षिण पश्चिमी तट है जो कोंकण तट पर स्थित है। जो कोंकण फिगर तो देख लिए, कोंकण तट में स्थित है, जो पश्चिमी घाट द्वारा दक्कन के जो ऊंचे इलाके हैं उसको डिवाइड्स करता है, यानी उसको अलग करता है। जो सेंसोगोर्स जो उच्चतम बिंदु है गोवा का, 7 प्रमुख नदियाँ उसमें बहती हैं। एक जुआरी नदी है और मांडोई नदी है, तेरेखोल है, चपोरा है, गलगीबाग है, फिर उसके बाद कुंबर्स जुआ नहर है, फिर उसके बाद तलपोना है और उसके बाद साल है। ये सब नदियाँ हैं कहाँ पे? गोवा के अंतर्गत। संरक्षित स्थल है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में ही स्थित है। एकदम एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, गोवा में ही स्थित है। मेहू देई वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, कटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर अभ्यारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। तो गोवा के मुक्ति दिवस पर ही इस सब को याद रखिएगा। कैटाबेटिक्स हवाओं के बारे में दिया है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों आ गई है, उसके बाद जानेंगे कि कैटाबेटिक जो हवाएं होती है और एनाबेटिक जो हवाएं होती है ये होती क्या है।
हिमालय में एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिला है। हिमालयन क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक घटना देखने को मिला है। इसमें हुआ क्या था कि जो तापमान और उच्च ऊंचाई वाले बर्फ द्रव्यमान को प्रभावित करने पर जो कैटाबैटिक हवाएं चलती है यानी शुरू होती है, उससे यह पता चला कि जो कम ऊंचाई वाले रीजन है, वहाँ पर जो ठंडी हवा बहती है, वहाँ पर कैटाबैटिक के हवाओं के कारण जो ठंडी हवा बहती है निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वहाँ पर जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका जो संकट है उसका कम असर पड़ा था, उस पर बहुत ही कम असर पड़ा था। तो इस अध्ययन से यह भी पता चला कि पहाड़ों के ऊपर की हवा बर्फ के द्रव्यमान के संपर्क में आने वाली जो ठंडी हवा है उसके बीच जो तापमान है उसके अंतर और जो अशांत ताप है उसको विनियम यानी रेगुलेशन को उसको बढ़ाया है, जिससे सतह के वायु में जो अधिक रूप से ठंडक है वो वहाँ पर आ गई है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभाव को कम किया है ये हवा, कैटाबैटिक्स हवा है। तो पहले दोनों हवाओं को जानते हैं, कैटाबैटिक्स हवा और एनाबैटिक्स हवा। ये होता क्या है, जो एनाबैटिक हवा है ये दिन में चलती है, ध्यान रखिएगा, और जो कैटाबैटिक्स हवा है ये नाइट्स में यानी रात में चलती है। तो किधर से किधर चलती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों ही क्वेश्चन, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। दिन के समय सनराइज होता है यानी कि सूर्य का उदय रहता है, तो जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ पर तापमान अधिक होता है। तो जब यहाँ जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ का हवा वार्म होना शुरू करता है, वार्म यानी गर्म होकर ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो इस जगह को भरने के लिए जो घाटी क्षेत्र है यानी कि जो निचला क्षेत्र है यहाँ से हवा चलना शुरू करती है, यहाँ से हवा यानी कि ढलान के माध्यम से हवा ऊंचाई की तरफ जाना शुरू करती है दिन के समय में। तो इस हवा को बोलते हैं एनाबैटिक्स हवा, इस हवा को बोलते हैं एनाबैटिक्स हवा। जो खाड़ी जो मतलब कि घाटी एरिया है यहाँ से हवा ऊपर ढलान से लेकर पर्वतीय क्षेत्र की तरफ चढ़ना शुरू करती है। वहीं नाइट्स में दिन का टेम्परेचर सो जाता है, नाइट्स में टेम्परेचर ऊंचाई वाले क्षेत्रों का गिर जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से उड़ता है, तो टेम्परेचर गिर जाता है। फिर उसके बाद टेम्परेचर कहाँ पर हाई हो जाता है, जो घाटी वाला क्षेत्र है जो एब्जॉर्व करके रखता है, तो नाइट्स में इसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है। निचले क्षेत्र का टेम्परेचर नाइट यानी रात में अधिक होता है, ये धीरे धीरे ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर जब गर्म होता है तो यहाँ से हवा ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो इस स्थान यानी इस सतह को भरने के लिए जो ऊपर यानी कि ऊंचाई की जो हवा है यानी कि जो कैटाबैटिक्स हवा चलती है ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र पर जो बर्फीला एरिया है वहाँ से हवा नीचे आना शुरू करती है। वहाँ से हवा यानी कि ढलान के सहारे जो कैटाबैटिक्स हवा है रात में नीचे उतरना शुरू करती है। जो बर्फीली एरिया से चलती है तो ठंडी हवा को लेकर घाटी में प्रवेश करती है। तो इससे जो यहाँ की जो गर्मी है वो कम हो जाती है और जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो कम देखने को मिलता है। तो ये दोनों अंतर है एनाबैटिक्स और कैटाबैटिक्स विंड्स यानी हवाओं में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रक्त विकार वाले व्यक्ति आरक्षण के पात्र नहीं है। भारत के सामाजिक न्याय और मंत्रालय है, इनके अनुसार कहा गया कि जो थैलीसीमिया, हेमोफेलिया और सिकल सेल रोगों से प्रभावित ये रक्त यानी कि ब्लड डिसऑर्डर्स रोग हैं, इससे व्यक्ति जो भी दिव्यांग हुआ है, जो भी व्यक्ति विकलांग है, उसके तहत जो सरकारी भूमिकाओं में नौकरी का आरक्षण है उसके लिए पात्र नहीं है। कैसे पात्र नहीं है इसके बारे में जानेंगे। 3 बीमारियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। इसमें 2016 का जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 है, इसके तहत जो दिव्यांग है यानी विकलांग है उसके सूची में शामिल किया गया था। इस रोगों को मतलब कि जो थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल है, इनको तो आरक्षण में शामिल किया गया था, लेकिन नौकरी के आरक्षण से इसको बाहर रखा गया है। जो नौकरी है उसमें आरक्षण से इसे बाहर रखा गया है, तो इसलिए चर्चा में आ गया था। विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधित कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब विकलांग है, डिसेबल है, तो वो सरकारी नौकरी में उन्हें 4% जो आरक्षण है ये फिक्स किया गया है कि सरकारी नौकरी में उन्हें 4% तक दिए जाएंगे। लेकिन प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान को बेंचमार्क जो विकलांग होते हैं यानी कि दिव्यांग होते हैं उनके लिए जितने भी खाली पद हैं, जितनी भी रिक्तियां निकलती हैं, उनके में 1% तो इन्हें फिक्स करना है कि 1% तक छोड़कर ही सबको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बेंचमार्क दिव्यांग क्या होते हैं इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस अधिनियम के अनुसार जो बेंचमार्क विकलांग होते हैं उनको जैसे कि आत्म केंद्रित, जो मतलब अपने आप में ही मगन रहते हैं, मतलब और किसी की फीलिंग कुछ समझ नहीं पाते हैं। बौद्धिक विकलांगता मतलब उन्हें सोचने समझने में दिक्कत हो, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मानसिक बीमारियां, इन सब सारे चीज़ों से अगर कोई पीड़ित है तो उसे कहते हैं बेंचमार्क डिसेबल्स या बेंचमार्क दिव्यांग कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है कि जो खाली पद आते हैं, जो भी सरकारी रिक्त पदों होते हैं उसमें 1% तो आरक्षण फिक्स होता है।
अब वैसे जो नॉर्मल रूप से विकलांग घोषित किए गए हैं, जैसे अंधापन, कम दृष्टि वाले, बहरा, सुनने में कठिनाई हो, सेरेब्रल पॉलिसी हो, कुष्ठ रोग से हो, बौना रोग से हो, बौनापन से हो, एसिड अटैक से पीड़ित हो, मस्कुलर जो डिजीज होती हैं उनसे प्रभावित हो, तो इन लोगों को कैटेगरी में रखा गया है दिव्यांग के। तो इनके लिए 4% तक का आरक्षण फिक्स किया गया है। तो ये था उसके बारे में। आइए इन बीमारियों के बारे में देख लेते हैं जिससे ये लोग प्रभावित है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता क्या है? ये बेसिकली यह हीमोग्लोबिन जो होता है उसका एक उसे प्रभावित करने वाला एक ब्लड डिसऑर्डर रोग है। इसमें होता क्या है, जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है उसको उत्पादन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसे उत्पादन करने की क्षमता कम हो जाती है जो व्यक्ति अगर थैलेसीमिया से प्रभावित है। वही हीमोफोलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त स्राव विकार होता है। मतलब कि अगर आपका खून निकल रहा है, ब्लड कहीं से कटिंग हो गया, कहीं से कुछ हो गया, तो जो आपका अगर रक्त बहना शुरू कर दे रहा है तो वो रुकता ही नहीं है, वो निकलता ही चला जाता है। थक्का जमने में कठिनाइयाँ होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमने में कठिनाइयाँ होती है अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है तो। और सिकल सेल रोग क्या है? सिकल रोग ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स है। ये असामान्य रूप से मतलब जेनेटिक्स होता है, जो पिता को माता को हो तो बच्चों को भी होता है। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी होता है उसमें विकार आ जाता है। जैसे कि ये सर्कुलर्स होता है आरबीसी, तो इसमें टेढ़ा मेढ़ा चंद्र आकार का और भी सिकुड़ापन आ जाता है, जिससे जो ब्लड होता है उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। ये था सिकल सेल रोग, हीमोफोलिया, थैलेसीमिया, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लैथेरिज्म के बारे में दिया है। लैथेरिज्म है क्या? जैसे मटर घास, जिसे खेसारी दाल के नाम से भी जाना जाता है, मटर घास को ही खेसारी दाल के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से लैथेरिज्म पैदा करने के लिए कुख्यात है। मतलब कि लैथेरिज्म एक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित एक बीमारी है, यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसमें होता क्या है, जो निचला वाला पार्ट्स होता है व्यक्ति का, जैसे पैर वगैरह हो गया, उसमें पक्षाघात यानी कि जो पैरालिसिस होता है उससे संबंधित बीमारियां हो जाती है, उसे कहते हैं लैथेरिज्म। ये होती किससे? मटर घास यानी कि जिसे खेसारी दाल कहते हैं उससे होती है। 19वीं सदी के अंत में जो मटर घास है उससे जड़ी जो लैथेरिज्म है, इसके प्रकोप के कारण ही 1961 में इसे बैन कर दिया गया था। 1961 में इसे बैन कर दिया गया था। जो खाद्य अभिमिश्रण निवारण अधिनियम है, इसके तहत भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी इसे चोरी छुपे धीरे धीरे करते रहे। कुछ कम विषैले जो खेसारी के दाल है उसको उगाना शुरू किए लोग, लेकिन फिर भी ये बीमारी बरकरार रह गई थी। तो लैथेरिज्म है क्या? लैथेरिज्म एक तंत्रिका संबंधित विकार है। जो बहुत अधिक घास मटर लैथेरिज्म का सेवन करते हैं उसको ये बीमारी हो जाती है, जिसे न्यूरोलैथेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। लैथेरिज्म सबसे पुराना ज्ञात न्यूरोटॉक्सिक विकारों में से एक है। यह विष यानी कि जो BAPN विष है उसके कारण यह फैलता है। कंकाल संबंधी यानी जो नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है। तो ये था लैथेरिज्म के बारे में और खेसारी दाल और उसके बारे में। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया गया है। कैमेलिड्स यानी कि जो ऊँट्स होते हैं उनकी कुछ प्रजातियों को, उसमें संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों को जीवन यापन में कुछ जो है, जैसे लेपाकास है, बैक्टीरियन ऊँट्स हो गए, डोमेरिस गुआनोकोस हो गया, लामास हो गए, विकुना हो गए, ये सब सारे ऊँटों का जो महत्वपूर्ण योगदान देता है उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि वह दूध भी देते हैं। मतलब कि कैमेलिड्स, ये जो प्रजातियां हैं कैमेलिड्स की, इसमें 90% मतलब 90 से अधिक देशों को खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधित ये जो जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं जो कैमेलिड्स होते हैं। अब 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का उद्देश्य है कि उनकी जो अप्रयुक्त क्षमता है उसको और भी जागरूक बढ़ाना, कैमेलिड्स को और भी प्रमोट करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें और भी बेहतर करना। ये जो कैमेलिड्स यानी कि जो ऊँट्स होते हैं वह दूध भी देते हैं, मांस भी होता है, फाइबर, और इस सब परिवहन के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी योगदान देते हैं। उनके अंदर फाइबर्स भी होता है, मांस भी होते हैं और दूध भी होता है। इससे जो सतत विकास के लक्ष्य है उसको हासिल करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कुछ कैमेलिड्स को, इनकी क्वालिटीज़ की वजह से 2024 को, ध्यान रखिएगा, 2024 को कैमेलिड्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है। ये है कैमेलिड्स फैमिली, यहाँ पर देखिए, ये है विगुना है, लामा है, फिर उसके बाद कैमल्स है, यहाँ पर देखिए, फिर ये बैक्टीरियन है, बैक्टीरियन कैमल्स है, ये अरेबियंस कैमल्स है, फिर यहाँ पर लाइमा कैमल्स है, फिर उसके बाद विकुना कैमल्स है, अल्पासा कैमल्स है, गुआनाको कैमल्स है। इन सब सारे कैमल्स है
जो 90 से अधिक देश इन पर आश्रित हैं, 90 से अधिक देश इन पर आश्रित हैं, इनके दूध के लिए, इनके मांस के लिए, और ये जो परिवहन का काम करते हैं, मतलब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए काम करते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे 2024 को कैमलिट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशंस। जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशंस ये है क्या? साइबर हमलों से का जो खतरा बढ़ रहा है, साइबर हमलों का जो लगातार खतरा बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए इसे काउंटर करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपने जो महत्वपूर्ण विभाग और मंत्रालय है, भारत सरकार का मंत्रालय, 10,000 मंत्रालयों को एक ईमेल प्रोवाइड्स कराया गया है, एक सुरक्षित ईमेल प्रणाली, ईमेल सिस्टम प्रोवाइड्स कराया गया है, जिसका नाम ही रखा गया है जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशंस। ये काम कैसे करेगा? ये काम ऐसे करेगा कि जैसे ही आप इससे जो गुजरते हैं तो इस सिस्टम से जैसे गुजरते हैं तो आपके चेहरे का पहचान कर लेता है, या फिर आपकी जो बायोमेट्रिक्स होती हैं, जो बायोमेट्रिक जैसे फिंगर हो गया, आइरिस हो गई, पुतली हो गई, ये सब सारी चीज़ों बायोमेट्रिक्स में आते हैं। जो आपकी बायोमेट्रिक पहचान हो गई उसे ये पहचानता है, तभी आपको एक्सेस देता है, यानी कि आगे जाने देता है। जीरो ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन एक सुरक्षा ढांचा है, यानी कि जो एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके लिए उपयोगकर्ता जो भी यूजर्स हैं उसको एक एप्लीकेशंस और डेटा तक पहुंचने के लिए पहले प्रमाणीकरण और अधिकृत करने के लिए आवश्यकता होगी। यानी कि किसी भी आप महत्वपूर्ण मंत्रालय या किसी भी एप्लीकेशन पर आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप को यहाँ पर आपका जो बायोमेट्रिक पहचान है, या तो चेहरा या तो बायोमेट्रिक पहचान, आप यहाँ पर उस आपको ऑथेंटिकाइज मतलब जीरो ट्रस्ट जो सिक्योरिटी है उसके तहत आपको पहचान लिया जाएगा। उसके बाद ही आगे एक्सेस दिया जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन का, इस मंत्रालय का जो साइट्स है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइबर खतरा इस समय बढ़ गया है। तो ध्यान रखिएगा जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ के बारे में। हौती रिबल्स के बारे में दिया है। हाल ही में ये अरब जो रेड सी है, जो रेड सी यानी कि लाल सागर है, इसमें इनके द्वारा लगभग जो वाणिज्यिक जहाज हैं, यानी कि जो कमर्शियल जहाज है, उस पर लगभग 12 बार अटैक किया जा चुका है। ये क्यों ये कर रहे हैं ऐसा, तो फिर इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा हौती रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। 1990 से ही इनका एक आंदोलन शुरू हुआ एमेंस में, खासकर एक शिया मुस्लिमों का यह ग्रुप है, शिया मुस्लिम समुदाय का ग्रुप है, जिसका सपोर्ट ईरान करता है। इसका सपोर्ट ईरान के द्वारा किया जाता है। तो ये यमन पर कब्जा कर लिए हैं काफ़ी अच्छे खासे एरिया में। यहाँ पर देखिए मैप देखते हैं, ये है यमन की राजधानी है सनास। 1990 में जब विद्रोह शुरू हुआ, 1990 में एक ग्रुप बना मतलब कुछ मुस्लिम इकट्ठा करके ग्रुप बनाया, जो शियाओं का ग्रुप था। बेसिकली शिया मुस्लिम थे, उनका ग्रुप था, ईरान द्वारा सपोर्टेड थे, क्योंकि ये जो ग्रुप है हौती रेबल्स हैं, इनका सपोर्ट ईरान के द्वारा किया जाता है। तो ये ईरान जो सना से लेकर आधे से अधिक जो यमन का एरिया है इसको कंट्रोल करते हैं। तभी से लेकर गृह युद्ध 1990 से ही गृह युद्ध छूट गया, तो ये ग्रुप बनाने के बाद आधे से अधिक यमन का एरिया है ये कब्जा कर लिए। तो इनके द्वारा जो अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, जो फ़लस्तीन में है, जो गाजा पट्टी में हमास है, तो इनके बीच में युद्ध चल रहा है। तो जो जहाज जा रही है उससे व्यापार बाधित करने के लिए कि सोच रहे हैं कि ये इजराइल का जहाज है, यही जानकर यमन के द्वारा जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसके तहत ये लोग अटैक कर रहे हैं, मतलब इजराइल को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, इजराइल के वाणिज्यिक जहाज को। तो ऐसे कई दूसरे जहाज निकल गए हैं कि जिस पर ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये था रेड सी, तो यहीं पर ये लोग रहते हैं। तो रेड सी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेड सी है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडेंस, यानी ये एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंडेव। जो बाब अल मंडेव जल संधि है, ये अदन की खाड़ी को और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। और यहाँ पर जो जिबूती इरिट्रिया वाला एरिया है, इसको यमन से अलग करता है। तो ये था इसके बारे में। तो कौन कौन सी इसके एरिया है, समुद्री सीमाएं यमन से ओमान लगता है, यहाँ इससे ओमान लगता है, ये है ओमान लगता है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया लगता है। फिर उसके बाद अगर समुद्री सीमा देखा जाए तो इरिट्रिया है, जिबूती है, इथोपिया है, ये सब समुद्र से जुड़े रहते हैं इससे, यमन से। तो ये था यमन के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।